वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो हमें भी यहाँ पे ए से लेकर ई तक कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म्स बताएं इन सीक्वेंस की। यानी ये सीक्वेंस जहाँ तक लिखा हुआ है उससे अगली दो टर्म्स क्या होंगी वो हमने फाइंड करके दिखानी है। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम ही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है। वहाँ पे भी अगली दो टर्म्स निकाल कर बतानी थी और यहाँ पे भी अगली दो टर्म्स ही निकाल कर बतानी है। तो हमें ए से लेकर ई तक एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमने इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है, इसको इंटरप्रेट करना है और देखना है कि अगली दो टर्म्स क्या होनी चाहिए। जहाँ तक ये सीक्वेंस रुका हुआ है उससे अगली दो टर्म्स हमने निकाल कर दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए के साथ। तो ये मैंने पार्ट नंबर ए यहाँ पे लिख लिया है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सीक्वेंस को इंटरप्रेट करना और ऑब्जर्व करना आप पे डिपेंड करता है। इसका कोई बहुत ही आप कह लें कोई शॉर्ट वे या कोई ट्रिक नहीं है। आप इसको जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही जल्दी आप इसको गैस कर पाएंगे। इसका कोई बहुत ही कह लें कोई फार्मूला या कोई ट्रिक नहीं होता हमेशा कि आप फौरी सीक्वेंस को देखें और पहचान लें कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है या क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है आप कह लें। तो इसलिए आपको बहुत से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत सी लॉजिक्स देखनी पड़ेंगी और हो सकता है जिस एंगल से मैं इस सीक्वेंस को देख रहा हूँ आप इसको डिफरेंट एंगल से देखें और तो भी आप इसको पहचान लें, इसके सीक्वेंस को और पैटर्न को। तो ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, तो दोबारा से बता रहा हूँ। तो आइए अभी सीक्वेंस को देखते हैं। तो आप नोटिस करें इस सीक्वेंस में सारे नेगेटिव साइन आ रहे हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव और बाकी में भी सब नेगेटिव साइन आ रहे हैं। इसके अलावा आप नोटिस करें कि इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल रैंडम सा लग रहा है। अगर इसको सिर्फ देखा जाए, फौरी ऑब्जर्व किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ जो इसके बारे में पता चलती है वो बिल्कुल रैंडम सा लग रहा है। यहाँ पे 5 है, फिर 7 है और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा राइज आया है और वो 11 हो गया, फिर 19, 35। ठीक है। और कोई नंबर जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो उतना ही छोटा होता चले जाता है। तो -5 बड़ा नंबर था और -7 मज़ीद छोटा हो गया क्योंकि ये जितना नेगेटिव होगा उतना स्मॉलर नंबर होता है। फिर -11 हो गया, वो और छोटा हो गया और इसी तरीके से चीज़ें जो है ये सीक्वेंस में आगे जा रही हैं। तो हमने इससे अगले दो टर्म्स बतानी है जो यहाँ पे हमने लिख के बतानी है कि अगली दो टर्म्स क्या होगी। तो देखिए इसको ऑब्जर्व करने के बहुत से तरीके हैं। पहले तो आप ये देखें 5 और 7 में कितना फ़र्क है। 5 और 7 में अगर आप नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो 5 और 7 में जस्ट इतना फ़र्क है 2 का। मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, लेट्स से ये मैं यहाँ पे सीक्वेंस एक बार दोबारा उतार लेता हूँ ताकि जो मैं इसमें कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो यहाँ पे रफ में हो सके। तो -5 और -7 में जस्ट 2 का डिफरेंस है। मैं इस नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए ना सोचें तो 7 और 5 में कितना फ़र्क है 2 का। 11 और 7 में कितना फ़र्क है वो है 4 का, क्योंकि देखिए आप 7 में अगर 4 प्लस करते हैं तो 11 बन जाता है। याद रखिए मैं नेगेटिव साइन को भी कंसिडर नहीं कर रहा। कितने का फ़र्क है 4 का। तो अपने यहाँ से एक चीज़ गैस कर सकते हैं कि जो इनमें फ़र्क है वो डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो गया 4। तो अगर मैं इस सीक्वेंस के साथ चलूँ तो इन दोनों में 8 का डिफरेंस होना चाहिए। डबल का मतलब है 2 का डबल कितना होता है 4, इसका अगला डबल 4 का डबल कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 का किसी चीज़ का डबल करना हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का डबल कितना होना चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 2 टाइम्स 8। तो इन दोनों में क्या देखें 8 का डिफरेंस है तो बिल्कुल है। 19 और 11 में कितना डिफरेंस है वो है 8 का। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा 8 का डबल 8 2 टाइम्स 16। और जो इसकी अगली दो टर्म्स हैं जो कि बेसिकली हमने फाइंड करके दिखानी है, इन दो में कितने का डिफरेंस होना चाहिए 16 का डबल कितना होता है 32। और इन दो टर्म में कितना होना चाहिए इसका डबल 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। तो आप नोटिस करिए पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर कि इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें जो डिफरेंस है वो डबल है, यानी 2 टाइम्स अगर आप कर दें तो वो आपके पास अगला नंबर आपको प्रोवाइड कर सकता है। इस चीज़ को इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप तो आपने जो ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया है आप इस पैटर्न को इस तरह भी जस्टिफाई कर सकते थे कि ये जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है इसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दें। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस निकालना। अक्सर सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस निकाल के भी गेस किया जा सकता है पैटर्न क्या होता है अगर उसमें वो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो -7 को अगर आप -5 करें यानी -7 में से माइनस कर दें -5, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी 7 में से 5 माइनस कर लें वो आ जाएगा 2
और साइन बड़ी वैल्यू का -2। तो आप नोटिस करें जो मैंने आपको कहा था इन दोनों में 2 का डिफरेंस है वो यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है, बस मैंने इधर साइन को निगलेक्ट कर दिया था इसलिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं साइन को कंसिडर भी करूँ तो इसका मतलब फिर भी यही क्लियर हो रहा है कि इनमें -2 का ही डिफरेंस आ रहा है, जो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 ही है। ठीक है, तो आप -5 में -2 करेंगे कितना बन जाएगा आपके पास -7, इसका ये मतलब है। इसी तरीके से आप -11 में माइनस करवा दें उसकी प्रीवियस वैल्यू -7, ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा -4। इसका मतलब है इन -7 में अगर -4 कर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 + 4 कितना हो जाएगा -11। तो ये चीज़ यहाँ से भी आइडेंटिफाई हो रही है, आप यहाँ से भी गैस कर सकते हैं और इस वे से भी गैस कर सकते हैं, दोनों वेज हैं। ज़रूरी नहीं होता कभी कभार आप इसी वे से गैस कर पाएँ, आप शायद इस वे से ज़्यादा बेहतर गैस कर पाएँ। तो मैंने जो इस चीज़ को देखा उसमें देखा कि इसमें डिफरेंस जो है वो डबल होता जा रहा है, तो इस लिहाज से मैंने इसको गैस कर लिया। ये जो मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं ये मैंने इस लिहाज से लिखे हैं कि मैंने थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को निगलेक्ट किया है, मैंने नेगेटिव को सोचा नहीं है कि नेगेटिव यहाँ पर मौजूद है। इस तरह करके भी आपको आसानी मिल जाती है सीक्वेंस को पहचानने के लिए। अब जो भी यहाँ पे नंबर लिखना होगा मैं उसका डिफरेंस जो है वो उसमें ऐड करूँगा और साथ एक माइनस लगा दूंगा ताकि वो सारा एक ही पैटर्न पर रहे। तो आइए अब इसको गैस कर लेते हैं इसके अगले 2 नंबर क्या बनने चाहिए। तो देखें अब यहाँ पे है -35, तो जो अगला नंबर होना चाहिए उसमें 32 का गैप होना चाहिए। आप इस नंबर में ही जो है 32 ऐड कर दें, जितना गैप होता है वो आप उसमें ऐड कर दिया करें तो अगली टर्म आपको मिल जाती है। तो अगर मैं रफली एस्टिमेट करूँ 35 में 32 ऐड कर देता हूँ, 35 में 32 ऐड कर देता हूँ तो 5 + 2 कितना बनता है 7 और 3 + 3 कितना बनता है 67। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये बॉक्स में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 67। और क्योंकि नेगेटिव साइन सबके साथ पैटर्न के वाइज फॉलो हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये वैल्यू क्या बनती है -67। इसका मतलब जो नेक्स्ट 2 टर्म है उसमें से पहली टर्म कितनी होगी, वो होगी 67। अब नेक्स्ट को निकालने के लिए फिर भी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे डबल करके पहले लिखा हुआ है कि अगला डिफरेंस जो है उसमें 64 का गैप होना चाहिए। तो आप इस वैल्यू में 64 ऐड कर दें, जितना गैप होता है वो ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 67 में 64 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 131, यानी यहाँ पे अगली टर्म कितनी आएगी 131, क्योंकि सबके साथ माइनस का साइन है तो इधर भी क्या लगा दूंगा माइनस का साइन। इसका मतलब ये वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए -131। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया कि अगली 2 टर्म्स जो बनती हैं वो बनती हैं -67 और -131। तो याद रहे मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है और उसके अलावा सीक्वेंस को पहचाना है। अगर आपको ये सूट ना करे तो आप इनके कॉमन डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे निकालने सिखाए थे भी थोड़ी देर पहले, आप उसकी मदद से भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सीक्वेंस को किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने सीक्वेंस को इस तरीके से देखा, उसको इस तरीके से सॉल्व करके मैंने अगली 2 वैल्यूज बता दी हैं। आप इसको किसी डिफरेंट वे से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसकी अगली 2 वैल्यूज क्या आ गई हैं, वो आ गई है -67 और -131। आइए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो ये मैंने बी पार्ट यहाँ पे लिख लिया है और जो बी पार्ट में सीक्वेंस गिवन है वो है 1, 1, 2, 3, 5 और अगली 2 टर्म्स हमने निकाल कर बतानी है। तो ये सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है और इसमें पहली 2 टर्म्स भी सेम आ रही है। तो आपको एक सीक्वेंस के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, ये ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है और इसका नाम ये है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको ज़रूर सर्च करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का ताल्लुक आपकी नेचर से भी बनता है। इससे बहुत सी रिसर्च भी हो चुकी है कि इस सीक्वेंस को बहुत से हमारे नेचर के लॉज भी जो है ना फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है जिसमें हर 2 प्रीवियस वैल्यू को ऐड करके आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल रही होती है। अगर आप इस सीक्वेंस को जाके पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस एक इस तरह ही का आपको दिखेगा। हाँ, फिबोनाची सीक्वेंस में एक चॉइस ये भी होती है कि अक्सर पहला नंबर 0 होता है, दूसरा 1 होता है, और एक चॉइस ये भी बनाई जा सकती है कि जिसमें पहला भी 1 होता है, दूसरा भी 1 होता है। ये भी किस तरह होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये इस तरह का सीक्वेंस जो है फिबोनाची सीक्वेंस जैसा होता है और ये उसी पैटर्न पर फॉलो हो रहा होता है। अब एक ख़ास पैटर्न होता है जो फॉलो करता है फिबोनाची सीक्वेंस और वही पैटर्न जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर भी अगर आप लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही होती है। मैंने क्या बोला है, अगर आप लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही होती है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इस सीक्वेंस वाला। तो देखें, अगर ये 2 टर्म्स को देखें, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो 1 + 1 कितना होता है, वो होता है 2। तो आप नोटिस करें 2 कौन सी टर्म है, ये वाली।
अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने अगली टर्म निकालने के लिए जो लास्ट टू टर्म्स होंगी अब वो ये कहलाएंगी। पहली टर्म तो इन दोनों को ऐड करके आप निकाल लेंगे। जब दूसरी टर्म पे आप पहुँच जाएंगे तो फिर तीसरी टर्म निकालने के लिए आपको दूसरी और ये वाली जो पिछली टर्म होगी इनको ऐड करना पड़ेगा। हर टर्म को निकालने के लिए उसकी जो पिछली दो टर्म्स होगी उनको ऐड करना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो 3 को निकालने के लिए 2 और 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो देखें 2 + 1 कितना होता है, वो होता है 3। तो देखें 3 आ रहा है ना। अब 5 को निकालने के लिए 5 से जो पिछली दो टर्म्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 और 2। तो 3 + 2 कितना होता है, वो होता है 5। तो देखें 5 भी आ गया, यानी ये वाला बॉक्स निकालने के लिए आपको 5 में 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस बॉक्स से पिछली दो टर्म्स ये बनती हैं। तो आप ऐड करेंगे 5 + 3, तो वो कितना होता है, वो होगा 8। इसका मतलब इस बॉक्स में कितनी आना, क्या क्या नंबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 8। तो हमें एक टर्म तो पता चल गई, वो कितनी है, वो है 8। तो नेक्स्ट को निकालने के लिए जो लास्ट टू टर्म्स है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो वो है 5 + 8, तो ये आपके पास बन जाएगी 13। इसका मतलब ये जो अगला बॉक्स है इसमें 13 फिल होगा। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या निकल आई, 8 और 13। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए, 8 और एक 13। तो आपने इस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है। कुछ सीक्वेंस का बारे में आपको पहले से भी पता होना चाहिए। जिस तरह ये सीक्वेंस है, इस तरह के सीक्वेंस जो है इसमें ये वाले पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। तो आपको इस सीक्वेंस के बारे में पहले से पढ़ के रखना चाहिए। तो ये जो आपका चैप्टर है इसके स्टार्ट में ही इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर का, उसमें ये फिबोनाची सीक्वेंस मेंशन भी किया गया है। तो आप एक बार ज़रूर इसको नेट पर सर्च करें और इसके मतलब पढ़ें सीक्वेंस किस तरह होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो ये था हमारे पास बी पार्ट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सीक्वेंस में बहुत सारे पैटर्न आने वाले हैं, आपने बड़े ध्यान से हर पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो ये इसके अलावा इसमें आप एक और बात भी है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 2, 3, 5 जो है ये प्राइम नंबर है, तो अगला नंबर भी प्राइम नंबर ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप नोटिस करें इसके स्टार्ट में 1 आ रहा है, और 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है, इसको हम कंपोजिट भी नहीं कहते। तो इस वजह से आप यहाँ पे डाउटफुल हो जाएंगे कि यहाँ पे प्राइम आना चाहिए, कंपोजिट आना चाहिए। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि यही पैटर्न फॉलो होगा। तो आप देखें इसमें 8 भी आ रहा है, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है, और 13 आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब है इसमें मिक्स नंबर आएंगे। आपने इस चीज़ पर नहीं रहना कि इसमें सिर्फ प्राइम ही आएंगे या सिर्फ कंपोजिट आएंगे। तो ये था इसका बी पार्ट। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पे पार्ट नंबर सी लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर सी का सीक्वेंस आप नोटिस करें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ रही हैं। पहले 4 था, फिर 16 हो गया, फिर 36, फिर 64 और इस तरीके से आगे हमने ये दो टर्म्स निकाल कर बतानी है। तो ये सीक्वेंस एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, आप इसको नोट करें। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये सब के सब ऐसे नंबर्स हैं जो 4 पर डिवाइड होते हैं। ये सब के सब 4 पर डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। अब इसको दो तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप भी इसको वैसे ऑब्जर्व करें। हो सकता है आप कोई डिफरेंट सीक्वेंस, डिफरेंट पैटर्न किसी सीक्वेंस में निकाल कर उस हद तक पहुंच जाएं, उस वैल्यू तक पहुंच जाएं। तो ये भी पॉसिबल है। इसलिए जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं आप भी उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करें। हाँ, इंटरप्रिटेशन में से कोई एक इंटरप्रिटेशन जो है वो ज़्यादा ईजी भी हो सकती है और कोई डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सब के सब 4 पे डिवाइड भी होते हैं। आप इन शॉर्ट इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सब के सब 4 के टेबल पर आते हैं। तो 4 और 16 को देख के अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि सब के सब 4 के टेबल पर आते हैं। यानी 4 का टेबल एक तरह का लिखा हुआ है, लेकिन कुछ मिसिंग पार्ट्स के साथ लिखा हुआ है। कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और कुछ नहीं लिखी हुई। चले आइए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं पहली टर्म से। अगर पहली टर्म 4 है तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 4 × 1, क्योंकि 4 1 टाइम्स कितना होता है, 4। दूसरी टर्म 16 है, तो 16 को अगर 4 के टेबल के लिहाज से देखें तो ये बनता है 4 × 4, क्योंकि 4 4 टाइम्स कितना होता है, 16। 36 को देखें तो ये बनता है 4 9 टाइम्स 36। 64 को अगर आप देखें तो ये कितने टाइम्स बनेगा आपके पास, तो ये बनेगा 4 16 टाइम्स। तो 4 16 टाइम्स कितना होता है, 64। और 100 कितना बनेगा, वो होगा 4 25 टाइम्स। ठीक है। और ये जो अगले दो बॉक्स हैं इनकी वैल्यूज़ तो मैंने निकालनी है कि इधर क्या होना चाहिए, क्योंकि यही दो वैल्यूज़ तो बेसिकली रिक्वायर्ड है। अब आप नोटिस करें क्या इसमें कोई पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली पैटर्न तो नज़र आ रहा है कि ये सब के सब 4 के टेबल पर आ रहे हैं। 4 1 टाइम्स 4, 4 4 टाइम्स 16, 4 9 टाइम्स 36, 4 16 टाइम्स 64, 4 25 टाइम्स 100। तो इसमें जो चीज़ सेम है उसको तो आप एलिमिनेट कर दें। जैसे यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये और ये, इसका मतलब ये तो सेम ही रह रहे हैं ना। तो इसमें आपको पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ चेंज हो रही है उसके अंदर पैटर्न ढूंढा जाएगा। तो चेंज हो रही है ये वाली चीज़ 1 4 9 16 25। तो इससे अगर आप नोटिस करें कि 1 और 4 में कितना फ़र्क है,
वो है 3 का गैप है इन दोनों में, और आप ये निकाल भी सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से माइनस करके। 4 - 1 कितना आ रहा है 3। इसका मतलब इन दोनों में कितना गैप है 3 का। इसी तरीके से 4 और 9 में कितना गैप है, तो वो आप निकाल सकते हैं 9 - 4 करके, जो कि कितना आएगा 5। 9 और 4 में कितना गैप आया 5। इसका मतलब पहले गैप था 3, फिर उसमें 2 ऐड हो गए और गैप बढ़ गया, कितना हो गया 5, यानी 3 + 2 कितना हो गया 5। तो अगर हम इसी पैटर्न के लिहाज से चलें तो मैं कहता हूँ कि हर नेक्स्ट टर्म पे 2 चीज़ ऐड हो जाती हैं, गैप में +2 का एडिशन हो जाता है, तो इधर और इधर गैप 7 का होना चाहिए, और वो नज़र भी आ रहा है, वो है 16 - 9। तो 16 - 9 कितना होता है 7। तो आप देखिए पहले गैप था 3 का, फिर हुआ 5 का, फिर हुआ 7 का, तो लाजमी 16 और 25 में कितने का गैप होना चाहिए, यानी 7 में +2 कर दें 9 का गैप होना चाहिए, और वो क्लियर भी है। 25 - 16 कितना होता है, वो होता है 9। तो इससे पता चल रहा है पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें जो गैप है वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाने तक उसमें 2 ऐड हो जाता है। जैसे 1 और 4 में गैप था 3, और नेक्स्ट वैल्यू पे जब हम पहुंचे तो उस गैप में 2 ऐड हो गया, यानी 3 जो गैप था उसमें 2 ऐड करते हैं, 3 + 2 कितना बन गया 5। तो अब यहाँ तक पहुँच गए, इससे अगली वैल्यू पे गए तो जो गैप है उसमें फिर से 2 ऐड हो गया, यानी गैप कितना बन गया 7, यानी 5 + 2 7। नेक्स्ट वैल्यू पहुँचे, फिर से गैप जो था उसमें 2 ऐड हो गया, यानी 7 था गैप, तो उसमें 2 ऐड कर दें तो कितना हो गया 9। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, पहली वैल्यू तो 4 ही आनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसमें अब 9 का गैप नहीं बल्कि उसमें 2 ऐड कर दें, 11 का गैप होना चाहिए। तो जो गैप होता है वो आप नंबर में ऐड कर दिया करें, वो नंबर यहाँ पे लिख दिया करें, वो उसी को सूट कर रहा होता है। तो 25 में कितना गैप चाहिए आपको 11 का, 11 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 36। 25 में अगर आप 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 36, और 36 - 25 करेंगे तो आपको साफ पता चलेगा इसमें कितना गैप आ रहा है 11 का। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 36 - 25 कितना गैप आ रहा है 11 का, यानी पैटर्न सही चल रहा है 3 5 7 9 11। अब यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, यहाँ पे गैप होना चाहिए 13 का। तो ये जो 13 वैल्यू है आप इसको इस 36 में प्लस कर दिया करें, तो आप यहाँ पे लिखें 4 मल्टी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 × 49, 36 में 13 ऐड कर दिया 49 होता है। तो ये गैप फॉलो होगा इसके अंदर, और आप देखें 49 - 36 भी कितना होता है 13। तो आपने इस तरीके से इसका सीक्वेंस निकाल लिया है कि यहाँ पे जो वैल्यू बननी चाहिए वो बननी चाहिए 4 × 36। तो 4 × 36 कितना होता है वो यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, तो 4 × 36, तो वो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, पहली टर्म आपके पास क्या आएगी, तो वो आपके पास आएगी 144। इसका मतलब पहली टर्म तो पता चल गई है वो कितनी बनती है 144। तो दूसरी टर्म क्या है, वो है 4 × 49, 4 × 49 जो कि होती है 196। इसका मतलब दूसरी वैल्यू कितनी बन गई 196। तो पता चला कि सीक्वेंस में जो पहली वैल्यू है वो 144 होगी, दूसरी वैल्यू होगी 196, और यही हमने फाइंड करके दिखानी थी। तो ये सीक्वेंस इतने आसान नहीं है बिल्कुल फर्स्ट टाइम करने के लिहाज से, आपको इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी आप कह लें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इस सब सीक्वेंस को डिफरेंट वे से पहचान पाएंगे। आइए इसका एक और पार्ट देखते हैं। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर डी, और अब ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट सीक्वेंस है। अभी तक जितने भी सीक्वेंस आए थे उसमें या तो एक वक्त में सारे नेगेटिव थे या तो एक वक्त में सारे पॉजिटिव थे, लेकिन इस सीक्वेंस के अंदर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव है, उससे नेक्स्ट नेगेटिव है, यानी ये चेंज हो रहा है, अल्टरनेट एक तरह का इसके अंदर बिहेवियर है। पहले पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और मुझे श्योर है कि अगली नेगेटिव होगी। तो ये भी एक पैटर्न है। तो आप देखें इसके साइंस के अंदर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये एडिशन से स्टार्ट हो रहा है और चेंज होता जाता है। एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर एडिशन हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, इस तरह मतलब ये ऑपरेटर्स जो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ये इसमें अल्टरनेट बिहेव कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि जो अगला ऑपरेटर आ रहा है अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसके साथ क्या आना चाहिए माइनस, और जो उससे अगला आएगा उसके साथ क्या आना चाहिए प्लस। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करें इस पैटर्न को। इसके अलावा जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो बहुत रैंडम है। आप इसके अंदर अगर आप देखें 8 -8 को -1 करें तो ये -9 आता है, जबकि यहाँ पे गैप निकालेंगे वो डिफरेंट आएगा, यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंट आएगा, यानी आपको इसमें एक तरह का पैटर्न फॉलो होता नज़र नहीं आएगा अगर आप एक दूसरे से माइनस करके देखें। तो मैंने इसको किस तरीके से जज किया है, तो आप नोटिस करें यहाँ पे लिखा हुआ है 1, आप 1 को लिख सकते हैं 1 to power 3। 1 to power 3 का क्या मतलब होता है 1 × 1 × 1, 1 1 times 1, 1 1 times 1, तो आंसर 1 ही आता है। इसका मतलब 1 को 1 की पावर 3 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। इस 8 को आप देखें, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 2 times 4, 4 2 times
8, यानी 8 ही लिखा हुआ है तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते जाए। देखिए ऊपर 3 ही है, मैं नीचे वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ। अगला लिखता हूँ 3 की पावर 3, मैंने ऊपर वैल्यू सेम ही रखी है। और 3 की पावर 3 कितना होता है, अब मुझे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। चलें 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इसका मतलब होता है 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27। तो आप देखिए ये पैटर्न इसके अंदर आ रहा है कि ऊपर अगर आप पावर 3 रखें और नीचे वैल्यूज़ बढ़ाते जाएं तो आपको हर वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये होगी 4 टू पावर 3, और 4 टू पावर 3 आप देखें करके वो 64 ही होता है, मुझे अब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। 125 क्या होगी, वो होगी 5 टू पावर 3। और नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी, यानी अगली टर्म जो है वो जाहिर बात है वो होनी चाहिए 6 टू पावर 3, और उससे अगली टर्म क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 7 टू पावर 3। तो अगली 2 टर्म्स बनती है 6 टू पावर 3 और 7 टू पावर 3, क्योंकि आप एक ही पैटर्न के लिहाज से सारे जस्टिफाई करते आ रहे हैं। इसका मतलब इसी पैटर्न के साथ अगली 2 वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। तो 6 टू पावर 3 का क्या मतलब है, 6 टू पावर 3 का मतलब है 6 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स 36 होता है, और 36 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 216। अभी मैंने साइन नहीं इसमें पुट किया, वो मैं भी आपको बताता हूँ। आगे 7 टू पावर 3 है, तो 7 टू पावर 3 का मतलब होगा 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, 7 7 टाइम्स 49, और 49 को 7 से करेंगे तो आपके पास आएगा 343। अब इशू ये रह गया कि आपने जो पैटर्न बनाया है इसमें यहाँ पे साइंस नहीं आ रहे, क्योंकि आपके ओरिजिनल सीक्वेंस पे जो साइन है वो मैं आपको स्टार्ट में बता दिया था कि इसके सीक्वेंस के अंदर क्या पैटर्न है, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और जो अगली वैल्यू है यानी ये वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और उससे अगली क्या बनती है ये, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इसी पैटर्न के लिहाज से इसकी वैल्यूज़ बन गई, यानी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है वो बन गई, एक तो -216 और एक बन गई 343। तो ये हमने वो वैल्यूज़ निकाल ली हैं जो कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बननी चाहिए। तो आप नोटिस करें इसका हर सीक्वेंस डिफरेंट सीक्वेंस है, आप हर सीक्वेंस को डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब जाके आपको अगली 2 टर्म्स पता चलेंगी। तो ये 2 टर्म्स निकल आई है। आइए इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इसको मैं बहुत जल्दी से करूंगा, ये बहुत आसान सीक्वेंस है। आप इस सीक्वेंस में देखें, यहाँ पे लिखा 1 3 9 27, ये तीनों नंबर्स जो हैं 3 पर डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये 3 का टेबल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अगर आप जस्ट 3 का टेबल रिमेंबर करें, याद करें, और उसको आप देखें कि ये किस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो आपको साफ पता चल जाएगा। आप देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म मिलती है यानी 3, और इस अगली टर्म यानी 3 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगली टर्म मिलती है 9, और इस 9 को फिर दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगली टर्म मिलती है 27। तो इसका मतलब जो अगली टर्म आपको निकालनी है, यानी यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको निकालनी है वो भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करके ही निकालनी पड़ेगी, यानी 27 को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये कितना बन जाएगा, 81। और इसी तरीके से जो यहाँ पे 81 आ जाएगा आपके पास, और इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 81 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगली 2 टर्म्स क्या मिली हमें, वो मिली 81 और 243। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स थी जो हमने फाइंड करके दिखानी थी। तो अगर आपके पास ऐसी वैल्यूज़ नज़र आएँ जो एक ही नंबर पर डिवाइड हो रही हो, इसका मतलब है आपने जस्ट वो टेबल के लिहाज से इसका सीक्वेंस ढूंढना है। तो आप देख लें यहाँ पे अगर आप सब वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 का टेबल है या 3 पर डिविजिबल है ये, तो आपको अगली 2 वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो इसका मतलब था 1 को भी 3 से किया तो 3 आ गया, 3 को भी 3 से किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, और 27 को 3 से किया 81, और 81 को फिर से 3 से किया तो 243। तो इसका मतलब जो लास्ट 2 वैल्यूज़ थी वो बनती थी 81 और 243। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं फिर से बता दूं, आप हर सीक्वेंस को डिफरेंट वे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया आप भी इसको इस तरह ऑब्जर्व करें। हो सकता है कभी कभार होता भी ऐसे कि कुछ सीक्वेंस में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल रही होती है उसकी अगली 2 टर्म्स को निकालने के लिए, तो कोई और डिफरेंट चूज़ कर रहा हो, मैं डिफरेंट चूज़ कर रहा हूँ, ये आप कह लें एक तरह का ओपिनियन में या उसको ऑब्ज़र्व करने में फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम रहने चाहिए, जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली फॉलो होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।